नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो हमारे बुजुर्ग क्या कहा करते थे? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। अगर पैर ज्यादा फैलाओगे चादर छोटी पड़ जाएगी, तो पैर चादर से बाहर निकल आएंगे और नुकसान आप ही का होगा। ये बात मैं किसके संदर्भ में कह रहा हूँ? ये बात मैं श्रीलंका के संदर्भ में कह रहा हूँ। और श्रीलंका के बहाने भारत के उन 6-7 कम से कम राज्य या कुल मिलाकर 17 राज्यों के संदर्भ में कह रहा हूं, जो चादर छोटी पड़ रही है, पैर बड़े हो गए हैं, पैर फैला रहे हैं। श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका की जो कुल मिलाकर जो इकोनॉमी है वो 82-84 लाख करोड़ डॉलर की है। अब कर्ज ले लिया, विदेशी कर्ज 46 लाख करोड़ डॉलर का, आंतरिक कर्ज ले लिया 110 लाख करोड़ डॉलर का। यानी आपकी इकोनॉमी 42 लाख करोड़ की है और कर्ज आपका 150 लाख डॉलर से भी ज्यादा का हो जाता है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? चीन से कहा कि साहब हब्बन टर्टा का एक बंदरगाह बना दो और वहां एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना दो। कोलंबो से करीब 200-250 किलोमीटर दूर है। 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर उस पर खर्च हो गए, क्योंकि राजपक्षे का वो घरेलू इलाका है। तो राजपक्षे परिवार चाहता था कि वहां एयरपोर्ट बन जाए, बंदरगाह बन जाए। भारत से भी सलाह ली थी श्रीलंका ने, लेकिन भारत को तो बुजुर्गों की कहावत याद थी। तो भारत सरकार ने कह दिया साहब कोई फायदा नहीं है यहाँ बंदरगाह हवाई अड्डा बनाने का, कोई कमर्शियली वायबल नहीं होने वाला। लेकिन श्रीलंका में राजपक्षे सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके 5-5 मंत्री, उनके घर के लोग बना दिया। उससे आप पर खामखा बोझ पड़ गया। फिर एक आपने दूसरा काम क्या किया कि आपको लगा कि साहब बहामास है, बहुत सारे और देश हैं दुनिया के जो हेवन टैक्स फ्री हैं, टैक्स के लिहाज से हेवन है, स्वर्ग का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता और वहां पर लोग आते हैं, टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं, पैसे का भी लेन देन ठीक ठाक होता है। तो श्रीलंका को लगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स में जो छूट है, भारत में कितनी छूट है? 2.5 लाख 3 लाख की छूट है। श्रीलंका में छूट थी कमाई की 5 लाख की। अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका की सरकार ने अचानक क्या किया? ये छूट बढ़ाकर कितनी कर दी? 30 लाख। इमेजिन कीजिए 30 लाख, हिंदुस्तान में 30 लाख छूट हो जाए तो इनकम टैक्स के दायरे से लाखों करोड़ों लोग नहीं आएंगे उसमें, उस दायरे के अंदर, आप जानते हैं। फिर कमाई कितनी रह जाएगी भारत सरकार की? भारत में 140 करोड़ की आबादी है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। कुल मिलाकर 5-6 करोड़ टैक्स के दायरे में आते हैं, जिसमें से देते 2-2.5 करोड़ है और उसमें से भी 2.25 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जो वर्किंग क्लास है, जो कहीं नौकरी करते हैं, तो लिहाजा चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो उनका टैक्स वैसे ही कट जाता है और कटना जरूरी हो जाता है। श्रीलंका में 11 लाख लोग हैं जो टैक्स दिया करते थे और 30 लाख की जो लिमिट छूट दे दी, उसके बाद तो मुश्किल से, मुझे नहीं लगता, शायद 1-2 लाख लोग मुझसे ज्यादा होंगे जो टैक्स देंगे। तो सरकार का खजाना भरेगा क्या? टैक्स भी आप नहीं लें और ऊपर से टैक्स में छूट भी दे दें। तो 2 तरह के काम हुए। श्रीलंका की सरकार को लगा कि, उनके दिमाग में आया कि साहब अगर हम टैक्स में छूट दे देंगे, 30 लाख तक में टैक्स नहीं लेंगे तो लोग पैसा खर्च करेंगे, घर पे रखेंगे ही नहीं, बैंक में जमा ही नहीं कराएंगे, इकोनॉमी सुधरेगी। फिर हम टैक्स उनको बाकी दूसरा टैक्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदेशी भी आएंगे उनको भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विदेशी भारी संख्या में आएंगे, यहाँ से भारी संख्या में चाय है, कॉफी है, लेदर है, रबड़ है, दूसरे उत्पाद है, वो खरीद कर लेके जाएंगे। तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ती रहेगी। श्रीलंका की इकोनॉमी वैसे भी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक टूरिस्टों पर और दूसरा डिपेंड करती है चाय पर। अब चाय का नुकसान कैसे हुआ चाय के काम में कि सरकार को अचानक, राजपक्षे को लगा कि साहब हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हम दुनिया भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाने जा सकते हैं, जैविक खेती के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, भाषण दे दिया, पूरी दुनिया ने वाहवाही की, वैज्ञानिकों ने चेताया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन एक झटके से कहा कि कीटनाशक बैन है, केमिकल फर्टिलाइजर बैन है, केमिकल खाद जो है वो सब बैन कर दी गई है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसकी फसल सरकार खरीदेगी नहीं, ऐसे किसान अपनी फसल उगा नहीं सकते, इस तरह के केमिकल से उन पर भारी जुर्माना होगा, निर्यात भी नहीं किया जाएगा उनका सामान। 30 करोड़ किलो चाय, इसका निर्यात उत्पादन श्रीलंका करता था हर साल और 30 करोड़ किलो में से करीब 97-98% का
निर्यात करता था, ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। जितना सरकार साल में कमाती थी उसका 30% से ज्यादा तो कृषि से आ जाता था। लेकिन क्या हुआ, अचानक एक झटके में जैविक खेती के चक्कर में फसलें खराब हो गई, कीटनाशक नहीं डाले तो कीड़े लग गए, जमीन के अंदर अगर आपने केमिकल्स नहीं डाले तो वहां आपको नुकसान हो गया। फिर एक कोई खाद चीन से लेकर आए, सुना है जैविक खाद के नाम पर, वो रास नहीं आई वहां की जमीन को, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने पहले से चेतावनी दी थी। तो आप खेती के लिहाज से डूब गए। कोरोना आया तो विदेशी टूरिस्ट आने बंद हो गए, बहुत कम हो गए, तो टूरिज्म के लिहाज से आप डूब गए। श्रीलंका के बहुत सारे लोग जो दूसरे देशों में रहते थे, वहां से पैसा भेजते थे, वो लोग वापस लौट आए, या उनकी नौकरी आधी अधूरी रह गई तो वहां से पैसा आना बंद हो गया या बहुत कम हो गया। तो आप हर जगह से मारे गए। आप बनना चाह रहे थे सिंगापुर, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेंगे, सर्विस सेक्टर में आप कुछ काम भी कर रहे थे, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी कुछ काम कर रहे थे, टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन पूरा जोर तो आपने उस समय लगाया नहीं था बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश देखिए गारमेंट इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में सिरमौर है। वियतनाम में भी इस तरह का काम होने लगा है, मैन्युफैक्चरिंग का, जूते से लेकर तमाम दूसरी चीज़ों का। लेकिन श्रीलंका ने वहाँ भी आधे अधूरे मन से काम किया। अब एक वक्त था वही श्रीलंका जो पूरे एशिया में या पूरी दुनिया में पर कैपिटा उनकी बहुत अच्छी थी। 2.25 करोड़ की आबादी है कुल मिलाकर, पर कैपिटा इनकम उनकी अच्छी थी, उनकी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी थी, सोशल सिक्योरिटी अब अच्छी थी, जो ह्यूमन इंडेक्स होता है, मानव संसाधन का इंडेक्स, उसमें बहुत से देशों से बहुत ज़्यादा ऊंचे पायदान पर श्रीलंका था। लेकिन वो सब अब खत्म होना शुरू हो गया। अब श्रीलंका का होगा क्या, आप तो करेंगे, सवाल उठाएंगे। तो साफ साफ है कि राजपक्षे की सरकार को जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए। नई सरकार को आकर इनकम टैक्स की लिमिट 5 लाख जो थी उसी पर लौट आना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से कि साहब पुरानी सरकार ने गलत किया, लेकिन हम माफ़ी मांगते हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको इनकम टैक्स का दायरा भी आपका थोड़ा संकुचित कर दिया जाएगा। आखिर आप टैक्स देंगे, हमारे खजाने में कुछ पैसा आएगा जिससे हम बाहर से डीजल भी खरीद सकेंगे, क्रूड ऑयल भी ले सकेंगे, चावल भी खरीद सकेंगे। अब श्रीलंका जैसे देश को जो चावल इतना उत्पादन करता था उसको पहली बार चावल आयात करना पड़ा। 500 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 400 ग्राम का जो दूध का पैकेट है वो करीब 700 रुपये का मिल रहा है। तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो सरकार जाए, नई सरकार आए, नई सरकार कड़े फैसले करे, जनता का सहयोग करे, जनता के सहयोग से, जनता के पैसे से मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारे। इसके अलावा श्रीलंका के पास और कोई विकल्प नहीं है। भारत इसमें सबक ले सकता है। भारत में भी बहुत से राज्य हैं जो फ्रीबीज के नाम पर अपना बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो जीडीपी का 55% हिस्सा कर्ज में जा रहा है। अब बताइए, अब 6.5 लाख करोड़ का कर्ज यूपी सरकार पर है, पंजाब पर 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है, गुजरात पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है, बंगाल पर करीब 5 लाख करोड़ का कर्ज है, राजस्थान में 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है राजस्थान सरकार पर। तो आपकी आय है नहीं, आय के साधन सीमित हैं और आप कह रहे हैं कि हम स्कूटी फ्री देंगे, लैपटॉप फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बसों के अंदर मुफ्त यात्राएं कराएंगे, 1,000 रुपये महिलाओं को फ्री देंगे हर महीने। तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर विकास के लिए कहाँ से पैसा आएगा? आप फिर ट्रैप में फंस जाएंगे। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो ये सब कर रहा है और विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है, लेकिन यही विपक्ष जब सत्ता में आएगा वो भी यही सब करेगा, इन्हीं वादों के साथ वो सत्ता में आएगा। ये भी एक विडंबना है। तो श्रीलंका से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, सबक लेने की ज़रूरत है। और हमारे पुराने बुजुर्गों की जो कहावतें हैं वो कहावतें ऐसी ही नहीं बनी, कुछ सार है उसमें, ज़िंदगी का सार है। तेते पैर पसारिए जाती चादर, कुछ इस तरह का है कि पैर उतने ही पसारे जितनी चादर है। चादर से बाहर पैर निकलेंगे तो कष्ट आती हो। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।